वेलकम टू CR इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बेटा, हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे 5 जिसका नाम था वाटर। आज हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। बेटा, कल हमने उसमें वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा था और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर के बारे में पढ़ा था। आज सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ल्ड वाटर डे की, कि विश्व जल दिवस। ठीक है, पूरी पृथ्वी पर वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है बेटा आपका 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को कंप्लीट अर्थ पर जो आपका है वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ लिखा भी आपकी बुक में, मार्च 22 इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे व्हेन नीड टू कंजर्व वाटर इन reinforced in different ways। मतलब पूरी पृथ्वी पर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और पानी को बचाने के, पानी को किस तरीके से और बढ़ाया जा सकता है उसके बारे में भी वो लोग काफी सारी योजनाएं बनाते हैं। तो बेटा, आज हम बात करेंगे ओशन सर्कुलेशन की। ओशन सर्कुलेशन मतलब ओशन के जो वाटर का सर्कुलेट करते रहना। आपने देखा होगा तालाब है, तालाब का पानी रुका रहता है। ठीक है, तालाब का पानी चलता नहीं है। झील है, झील का पानी नहीं चलता है। लेकिन उनके विपरीत जो हमारे ओशंस हैं, उनका जो वाटर है कभी भी एक जगह पर स्थिर नहीं रहता, उसमें निरंतर गति होती रहती है। तो देखिए, अनलाइक द काम वाटर ऑफ पोन्ड्स, काम मतलब शांत, अनलाइक द काम वाटर्स ऑफ पोन्ड एंड लेक्स, की तालाबों और झीलों के शांत वाटर की बजाय ओशन वाटर कीप्स मूविंग, कि ओशन का जो वाटर है वो हमेशा ही मूव करता रहता है कॉन्टिन्यूसली, लगातार। वो कभी भी एक जगह पर नहीं रुकता है। देखिए अपनी बुक में निकालिए ओशन सर्कुलेशन। देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फीट, बेयर फीट मतलब नंगे पांव, ऑन द सी शोर। कह रहे बहुत ही जादुई अनुभव होगा आपको जब आप बेयर फीट समुद्र की किनारे पर चलेंगे। तो वहां पर क्या होगा बेटा? वेट सैंड है, मिट्टी जो है वो गीली है। ठीक है, और वहां पर स्मेल है सॉल्ट की। उसके साथ साथ वहां पर बर्ड्स की आवाजें आ रही हैं, सी बर्ड्स हैं। ठीक है, और कूल ब्रीज, ठंडी हवा वहां पर बहती है, जिसके कारण हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस होता है। लिखा है द वेट सैंड ऑन द बीच, द कूल ब्रीज, द सी बर्ड एंड द स्मेल ऑफ द सॉल्ट इन द एयर एंड म्यूजिक ऑफ वेव्स। म्यूजिक ऑफ वेव्स, तरंगे चलती हैं तो जो शोर उत्पन्न होता है उसको उन्होंने कहा है म्यूजिक ऑफ वेव्स। एवरीथिंग इज फैसिनेटिंग, ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। कीप मूविंग अनलाइक द काम वाटर ऑफ पोन्ड्स, हमने लिखा कि वाटर जो है पोन्ड्स और लेक के शांत वाटर की बजाय जो ओशन वाटर है कीप मूविंग कॉन्टिन्यूसली, वो लगातार मूव करता रहता है। इट नेवर स्टिल, वो कभी नहीं रुकता। द मूवमेंट दैट ऑकर इन द ओशन, इस प्रकार का जो मूवमेंट जो समुद्रों में होता रहता है, कैन ब्रॉडली कैटेगराइज, उसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? जिनमें से फर्स्ट है आपका वेव। कौन सा है फर्स्ट पार्ट उसका? वेव। सेकंड है आपका टाइड्स, और जो थर्ड है वो है आपका ओशन करंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेव्स की। वेव्स क्या होती हैं? ठीक है, तरंगे क्या होती हैं? व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन राइज एंड फॉल अल्टरनेटली, जब जो पानी है समुद्र की सतह पर जो पानी है वो लगातार एक के बाद एक अल्टरनेट, कब एक बार ऊपर उठना फिर नीचे उठना, फिर ऊपर उठना फिर नीचे उठना। तो उसके लिए हमने वर्ड यूज किया अल्टरनेटली। जब समुद्र का जो पानी है वो कभी ऊपर उठता है और कभी नीचे गिरता है अल्टरनेटली, एक के बाद एक, तो उसे हम वेव्स कहते हैं। तो देखिए बेटा, और वेव्स किस कारण होती है आपको पता है? जितनी तेज गति से विंड चलेगी, विंड चलती है समुद्र की सतह पर, जिसके कारण पानी में गति उत्पन्न होती है और उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वेव्स कहते हैं। ये आपकी जो वेव्स कहा जाता है। और जो आपकी विंड है, विंड के कारण हो रही है, क्योंकि विंड जितनी तेज गति से बहेगी उतनी ही तेज गति से आपकी वेव्स भी चलेंगी। तो देखिए बेटा, आगे हम बात करते हैं वेव्स की। When you playing throw a ball on a beach and ball fall into a water, आप यदि समुद्र के तट पर एक गेंद से, एक बॉल से खेल रहे हैं और वो बॉल आपकी समुद्र में गिर जाती है, तो क्या होता है? What happens? It's fun to watch how the ball get washed back to the shore by the waves। तो ये हमें बहुत आश्चर्यचकित लगता है कि जब समुद्र की तरंगे उठती हैं
तो वो बॉल भी उन लहरों के साथ समुद्र के तट पर वापस आ जाती है। When the water on the surface of the ocean rise and fall alternately, कि जब समुद्र का जो जल है, ओशन जो वाटर है, राइज एंड फॉल अल्टरनेटली, जब कभी ऊपर उठता है और कभी नीचे गिरता है, तो उसे हम वेव्स कहते हैं। अब वेव्स किस कारण होती है? वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन विंड अक्रॉस द ओशन सरफेस, जब समुद्र की सतह पर विंड चलती है, पवन चलती है, उसके कारण समुद्र में वेव्स चलती हैं। द स्ट्रॉन्गर विंड ब्लो द बिगर एंड वेव बिकम्स। ठीक है, क्या होता है, जब जितनी तेज गति से पवन चलेगी और तो हमारी जो वेव्स हैं, हमारी तरंगे हैं, उनकी स्पीड भी, उनकी ऊंचाई भी बहुत ज्यादा होगी। ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, जब तूफान आ जाता है तो उस वक्त तो विंड बहुत तेज गति से चलती है। ड्यूरिंग अ स्टॉर्म विंड ब्लोइंग अ वेरी हाई स्पीड, तो उस समय में जो हमारी विंड है, जो पवन है, बहुत तेज स्पीड से चलती है। एंड फॉर्म अ ह्यूज वेव, जिसके कारण विनाशकारी बहुत बड़ी तरंगे उत्पन्न होती हैं। दे मे कॉज ट्रमेंडियस डिस्ट्रक्शन, जिसके कारण बहुत ज्यादा विनाश हो जाता है। एंड अर्थक्वेक, ऐसा कब होता है? जब धरती के नीचे अर्थक्वेक आ जाए, समुद्र की सतह के नीचे अर्थक्वेक, भूकंप आए। और वोल्केनिक इरप्शन, समुद्र की सतह के नीचे ज्वालामुखी फटे, या फिर अंडर वाटर लैंडस्लाइड, समुद्र की सतह के नीचे जो स्लाइड्स हैं, जो आपकी प्लेटें हैं, वो खिसक जाए तब। एज अ रिजल्ट ह्यूज टाइडल वेव्स कॉल्ड सुनामी, इस कारण बहुत ऊंची ऊंची जो है वेव्स उठती हैं, जिन्हें हम सुनामी कहते हैं। तो बेटा ये सुनामी क्या है? सुनामी इज अ जापानीज वर्ड, ये एक जापानी भाषा का शब्द है। दैट मीन्स, जिसका मतलब है हार्बोर्ड वेव्स एज अ हार्बर्स गेट डिस्ट्रॉयड व्हेनेवर देयर इज सुनामी। इसका मतलब क्या है कि इसके कारण क्या होता है, जो बंदरगाहें हैं वो डूब जाती हैं पानी में। इतनी जो विनाशकारी तरंगे उठती हैं, उसके कारण क्या होता है, जो समुद्र की बंदरगाहें हैं वो पानी में डूब जाती हैं। और इसकी स्पीड लगभग 15 मीटर तक रहती है। लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वाज 150 मीटर, और जो सबसे लार्जेस्ट सुनामी मापी गई उसकी ऊंचाई थी 150 मीटर। The waves travel at speed of more than 700 किलोमीटर पर आवर, और जब उसमें वेव्स चलती है ना, तरंगे चलती हैं, तो उसकी स्पीड होती है 700 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और 700 किलोमीटर जो प्रति घंटे की जो रफ्तार है, वो किसी प्लेन की रफ्तार के बराबर होती है। द सुनामी 2004 caused a widespread damage in the coastal area of India। सन 2004 के अंदर जो सुनामी आई, उसके कारण भारत का जो कोस्टल एरिया था उस पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन, बहुत ज्यादा विनाश हुआ। द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और इस कारण अंडमान और निकोबार में जो इंदिरा पॉइंट नामक जगह थी, गॉट सबमर्ज्ड आफ्टर द सुनामी, वो सुनामी के बाद पानी में डूब गई। ठीक है, तो ये तो बात करी हमने वेव्स की। अब हम बात करते हैं किसकी? टाइड की। टाइड क्या होते हैं? तो बेटा ओशन की मूवमेंट को हमने 3 टाइप में बांटा था। पहला तो हमने कर लिया है, पहला हमने किया वेव्स, और सेकंड है आपका टाइड्स। टाइड्स यानी कि ज्वार भाटा। ये क्या होता है? द rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day is called tide। कि rhythmic rise and fall of water, की समुद्र के जल का नियमित रूप से दिन में 2 बार ऊपर उठना और नीचे गिरना आपका टाइड कहलाता है। मतलब जब समुद्र का जो जल है वो निरंतर दिन में 2 बार, निरंतर नहीं, दिन में 2 बार वो ऊपर की तरफ उठता है और नीचे की तरफ आता है, तो उसे हम टाइड कहते हैं। देखिए, आप निकालिए अपनी बुक में। The rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day is called tide. It is high tide when the ocean water cover much of shore by rising to its highest level। कह रहे हैं क्या होता है? ऊंचे ज्वार कब आते हैं? मतलब ऊंचे ज्वार कब आते हैं? जब वो वाटर ऊपर की तरफ उठकर एक जो आपका कोस्टल एरिया है उसके बहुत बड़े क्षेत्र को कवर कर लेता है तब। इट इज लो टाइड, और लो टाइड कब होता है? व्हेन द वाटर फॉल एट लोएस्ट लेवल, जब जो वाटर है वो लोएस्ट लेवल पर होता है और वाटर जो है अपने निम्नतम स्तर पर आ जाता है। मतलब क्या हुआ? टाइड का मीन्स है ज्वार भाटा। जब समुद्र में निरंतर दिन में 2 बार समुद्र का जो जल है वो ऊपर की तरफ उठता है और नीचे की तरफ आता है, तो उसे हम ज्वार भाटा कहते हैं। जब वो ऊपर की तरफ उठता है तो वो ज्वार है,
और जब वो नीचे की तरफ आ गया तो वो भाटा है। आगे देखिए बेटा, टाइप्स ऑफ टाइड। हमारे जो टाइड हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हमारा नीप टाइड और सेकंड है हमारा स्प्रिंग टाइड। अब टाइप से पहले टाइप देखने से पहले हम बात करेंगे कि ये वास्तव में टाइड आते क्यों हैं। रीजन क्या है टाइड आने का? द स्ट्रॉन्ग ग्रेविशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस कॉजेस टाइड। मतलब जब पृथ्वी की सतह पर चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति लगती है तब पृथ्वी पर टाइड आते हैं। द वाटर ऑन द अर्थ क्लोजर टू द मून, और जब जो पानी है वो चंद्रमा के नजदीक होता है, The water of the earth closer to the moon get pulled under the influence of the moon, तो वो मून के प्रभाव के कारण ऊपर उठता है, ग्रेविशनल फोर्स एंड causes high tide और high tide आते हैं। ठीक है, अब बात क्या हुई कि टाइड आते क्यों हैं? ग्रेविशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस, यानी कि पृथ्वी की सतह पर चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण टाइड आते हैं। आगे देखिए, ड्यूरिंग द फुल मून एंड द न्यू मून डेज, फुल मून और न्यू मून डेज में क्या होता है? द सन मून एंड द अर्थ आर इन अ सेम लाइन, और सन मून और अर्थ एक सेम लाइन में होते हैं जिसे हम स्प्रिंग टाइड कहते हैं। कौन सा टाइड बेटा? इन्होंने इस टाइड की बात की जो हमने सेकेंड नंबर पर लिखा, स्प्रिंग टाइड। इसमें क्या होता है? सन, अर्थ और मून एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। सन के बाद अर्थ, फिर मून, या फिर मून यहां भी आ सकता है, सन मून एंड अर्थ। मतलब ये तीनों के तीनों एक स्ट्रेट लाइन में हो। और ऐसा कौन से 2 डे होता है? फुल मून यानी कि जब पूर्णिमा होती है, और न्यू मून जब अमावस्या होती है। इन 2 दिनों पर जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी लाइन में होते हैं उस वक्त पृथ्वी पर स्प्रिंग टाइड आते हैं। ठीक है, और ये कैसे टाइड्स होते हैं? द टाइड्स आर हाईएस्ट, ऊंचे टाइड उठते हैं। जो वाटर है वो बहुत ऊंचे लेवल तक उठता है। बट व्हेन द मून इज इन द फर्स्ट एंड द लास्ट क्वार्टर, लेकिन जब चंद्रमा अपने फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में होता है, लिखा ना हमने फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर। फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर का क्या मतलब हुआ? फर्स्ट क्वार्टर कब? जब चंद्रमा बनना शुरू हुआ, मतलब कि अमावस्या थी, अमावस्या के बाद चंद्रमा ने बढ़ना शुरू किया और बढ़ते बढ़ते वो अपने 1/4 बन गया। जब वो 1/4 बनेगा तो हाफ का भी हाफ, मतलब कि चंद्रमा की पोजीशन ऐसी होगी। ये लगा लीजिए, ये पूरा है और इसका भी आधा, ये हो गया 4th। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट क्वार्टर। और लास्ट क्वार्टर क्या होगा? जब पूर्णिमा आएगी और पूर्णिमा के बाद चंद्रमा घटना शुरू कर देगा और घटते घटते जब वो 1/4 रह जाएगा तो वो हो गया उसका लास्ट क्वार्टर। तो ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर द ओशन वाटर गेट ड्रॉन in opposite direction by the gravitational pull of sun and earth resulting in low tide। इसमें क्या होता है? फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर पर क्या होता है? सन और मून की ग्रेविटेशनल शक्ति के कारण पृथ्वी पर टाइड आते हैं। इसमें क्या होता है? सन और मून मिलकर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, जिसमें जो अर्थ है वो सेंटर में होती है। अर्थ की पोजीशन क्या होती है? अर्थ हमेशा सेंटर में रहती है, मून सेंटर में नहीं आता कभी भी, अर्थ हमेशा सेंटर में रहती है। These tides are called neap tide। इस प्रकार के टाइड को हम कौन सा टाइड कहते हैं? नीप टाइड कहा जाता है। ठीक है, हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन। और जब ऊंचे ज्वार आते हैं, मतलब जब स्प्रिंग टाइड आता है तो क्या होता है? हेल्प इन नेविगेशन। तो नौ संचालन में मदद मिलती है, जहाजों को मदद मिलती है। दे रेज द वाटर लेवल, उसके कारण समुद्र के स्तर का वाटर लेवल बढ़ जाता है। और जो शिप्स हैं अराइव एट द हार्बर मोर इजिली, जिसके कारण वो बंदरगाह पर बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं। द हाई टाइड आल्सो हेल्प इन फिशिंग। जो ऊंचे ज्वार है वो मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं, क्योंकि जब टाइड के कारण वाटर ऊपर की तरफ उठता है तो उसके साथ बहुत सारी जो मछलियां हैं वो भी समुद्र के तट तक पहुंच जाती हैं। मैनी मोर फिशेस कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड। बहुत सारी मछलियां हाई टाइड के दौरान समुद्र के तट तक आती हैं। दिस अनेबल फिशरमैन टू गेट अ प्लेनिटीफुल कैच। इसके कारण जो फिशरमैन है वो भरपूर मात्रा में मछलियों को पकड़ लेते हैं। द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेसेस। जब पानी ऊपर उठता है और नीचे गिरता है उसके कारण बहुत सारे क्षेत्रों में वाटर की ये जो ऊपर उठना और नीचे उठना का जो मूवमेंट है ना, इसको विद्युत बनाने में भी यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी इसका यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा ओशन करंट की।
इसकी बात करेंगे जो इसका थर्ड टाइप है, और थर्ड टाइप जो है वो है आपका ओशन करंट। वो देखिए आप, थर्ड टाइप हो गया आपका ओशन करंट। अब ओशन करंट क्या है? ओशन करंट मतलब महासागरीय धाराओं का एक ही दिशा में बहना, उसको हम ओशन करंट कहते हैं। ओशन करंट आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फॉलोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डिफाइंड डायरेक्शन। इसमें जो ये है ओशन करंट में जो वाटर है डिफाइंड एक निश्चित दिशा में बहता है। तो बेटा ओशन करंट में भी वार्म और कोल्ड, जो ये ओशन करंट है ये आपका वार्म भी हो सकता है और कोल्ड भी हो सकता है। ठीक है, अब जहां पर वार्म कोल्ड कहां पर होता है? इक्वेटर से पोल की तरफ जाता है, इक्वेटर टुवर्ड्स पोल, इक्वेटर से पोल की तरफ, क्योंकि इक्वेटर पर सनरेज डायरेक्ट पड़ती है और यहां से ये पोल की तरफ जाता है, तो वहां पर गर्म जलधाराएं चलती हैं, और जो ठंडी जलधाराएं हैं वो पोल से चलती हैं आपकी किधर, कहां चलती हैं बेटा? इक्वेटर की तरफ। मतलब इक्वेटर की तरफ जब वो आती हैं तो जो लैटिट्यूड है ना वो कम होते चले जाते हैं इक्वेटर से लो लैटिट्यूड्स की तरफ। ठीक है, जहां पर ये गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में मिल जाती हैं, ये दोनों जहां पर मिल जाती हैं वहां पर बहुत ज्यादा फिशेस पाई जाती हैं। ठीक है, फिशेस पाई जाती हैं, बहुत ज्यादा फिशेस पनपती हैं, और जहां पर वार्म और कोल्ड करंट मिलते हैं वहां पर फॉग भी होता है। ठीक है, अब आप देखिए इसको, द ओशन करंट्स में भी वार्म और कोल्ड, ये ठंडा और गर्म हो सकता है। जनरली वार्म करंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर, ये इक्वेटर के पास ओरिजिनेट होता है और कहां तक जाता है? टुवर्ड्स द पोल तक जाता है। ठीक है, और जो आपका कोल्ड करंट है कैरी वाटर फ्रॉम द पोलर टू हायर लैटिट्यूड टू अ ट्रॉपिकल टू लोअर लैटिट्यूड, ये पोल से लोअर लैटिट्यूड की तरफ आता है। पोल 90 डिग्री पर है और ये नीचे की तरफ आएगा तो लैटिट्यूड जो है वो कम होते चले जाएंगे, 90 डिग्री से कम हम आते चले जाएंगे। ठीक है, द लेब्राडोर ओशन करंट इज कोल्ड करंट। तो कोल्ड करंट का एक एग्जाम्पल दिया रखा है इसमें, और वो एग्जाम्पल है आपका लेब्राडोर ओशन करंट। और एक वार्म करंट है, उसका नाम है आपका गल्फ स्ट्रीम। एक सेकेंड बेटा, गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, इसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। द ओशन करंट इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया। ये ओशन करंट जो है किसी एरिया के टेम्परेचर को भी प्रभावित करते हैं। मींस यदि वहां से वार्म करंट निकल रहा है तो टेम्परेचर अप होगा, यदि वहां से कोल्ड करंट आ रहा है तो टेम्परेचर लो हो जाएगा। वार्म करंट्स ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर ओवर लैंड सरफेस, द एरिया वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट मीट, और वो एरिया जहां पर ठंडी और गर्म जलधाराएं मिल जाती हैं वहां पर क्या होता है बेटा? प्रोवाइड बेस्ट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड, तो वहां पर विश्व में सबसे ज्यादा फिशेस पाई जाती हैं। सी अराउंड जापान एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जाम्पल। ये जापान और ईस्टर्न कोस्ट जो पूर्वी तट है अमेरिका का वो इसका अच्छा एग्जाम्पल है। द एरिया वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट मीट, वो एरिया जहां पर वार्म और कोल्ड करंट मिलते हैं वहां पर क्या आता है? एक्सपीरियंस फोगी वेदर, वहां पे मौसम कैसा होता है? फोगी, कोहरा छा जाता है, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर नेविगेशन, जिसके कारण जहाजों के चलने में कठिनाई आती है। अब कोहरा छा जाएगा, उन्हें अपना रास्ता नहीं दिखेगा। ठीक है बेटा, तो ये हमने बात की थी ओशन करंट की। ये हमेशा डिफाइंड डायरेक्शन में चलता है। ये 2 टाइप्स के हैं, वार्म एंड कोल्ड। जहां पर ये दोनों मिलते हैं वहां पर फिशेस ज्यादा पाई जाती हैं और वेदर कैसा? फॉगी रहता है। ओके स्टूडेंट, तो ये जो आपका चैप्टर था वाटर आज ये कंप्लीट हो गया। आप इसे केयरफुली रीड कीजिए। ओके।